हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज के बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में एक्सटेंसिव एज वेल एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा होगा। अब भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिस्टम के साइज एंड मास पर डिपेंड करती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिस्टम के साइज एंड मास पर डिपेंड नहीं करती हैं। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों ने सीखा होगा, जो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ये होती हैं आपकी एडिटिव बाय नेचर। एडिटिव बाय नेचर। जो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ये होती हैं आपकी नॉन एडिटिव बाय नेचर। ये एडिटिव और नॉन एडिटिव का मतलब क्या होता है, चलिए इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और इस पार्ट को मैं डिस्कस कर लेता हूं। अब देखिए भाई, सबसे पहले अगर मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, ये हो गया आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल क्या होता है? ये हो गया जैसे मास हो गया, ठीक है भाई, वॉल्यूम हो गया, ये होता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल। अगर मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल क्या होता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हो गया, ये पार्ट आप दिमाग में रखें। अच्छा, हम बातचीत कर रहे हैं जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, ये होती है आपकी एडिटिव बाय नेचर। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, ये होती है नॉन एडिटिव बाय नेचर। मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पर एक मैटर ले लिया, ठीक है भाई, अगर मैटर है तो इसका कुछ ना कुछ तो मास ही होगा। मान लिया जाए इसका 25 ग्राम मास मैंने ले लिया, ठीक है भाई, और इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा। अगर मैं रूम टेम्परेचर मान करके चलता हूँ तो ये मान लिया जाए ये 25 डिग्री सेल्सियस, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेकर के चलते हैं, ठीक भाई। अब देखिए, सिमिलरली इसमें अगर आप देखें एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, एक और मैटर ले लेता हूँ, इसका भी मास मैंने मान लिया जाए कि 25 ग्राम है और जो टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपका मास है किसका एग्जाम्पल है भाई? ये जो मास है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, तो ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर दिया हुआ है, ये टेम्परेचर किसका एग्जाम्पल है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का हो गया एग्जाम्पल, ठीक है भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर मैं दोनों मैटर को ऐड कर देता हूं, दोनों सब्सटेंसेस को मैंने मिक्स कर दिया, तो यहाँ पे जो टोटल सब्सटेंस हमें मिलेगा तो इसका टोटल मास कितना होना चाहिए? क्या मैं दोनों को ऐड कर सकता हूँ? जो मास ऐड किया जा सकता है 25 + 25। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस मैटर का टोटल मास कितना हो जाएगा? 50 ग्राम, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो आपका मास है क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड किया जा रहा है, तो इस सब्सटेंस का टोटल मास हमें कितना मिल रहा है? 50 ग्राम। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं जो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है ये होती है आपकी एडिटिव बाय नेचर। तो यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं आपकी आर एडिटिव बाय नेचर। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, एडिटिव बाय नेचर, ये हो गया भाई। तो यहाँ पे जो मास है, मास को हम ऐड कर रहे हैं, जो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये हो गया आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और एडिटिव बाय नेचर। अब देखिए भाई, इस सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। इस सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना हो गया? 25 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं दोनों सब्सटेंसेस को मिक्स करता हूं तो क्या इसका टेम्परेचर चेंज होगा? टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ऐसा आप नहीं कर सकते कि 25 + 25 = 50 डिग्री सेल्सियस, दैट इज नॉट करेक्ट। मतलब ये है, ये जो टेम्परेचर है किसका एग्जांपल है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं अप्लाई कर सकते हैं, मतलब दोनों को ऐड करके टोटल नहीं करेंगे, ठीक है, सेम टेम्परेचर रहेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, ये होती है आपकी नॉन एडिटिव बाय नेचर। इन दोनों को हम ऐड नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका नॉन एडिटिव। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो आपका इंटेंसिव जो प्रॉपर्टीज होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं आर नॉन एडिटिव, ये हो गया भाई नॉन एडिटिव बाय नेचर। बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन है। हालांकि ये इंफॉर्मेशन हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन क्या होता है, इनका एग्जांपल्स क्या होता है और इनका एप्लीकेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। अब देखिए भाई, अब इसको मैं ले चलता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब देखिए, जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है भाई, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करें तो E0 सेल हो गया भाई, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ये होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल। ये होता है इंटेंसिव, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है, इंटेंसिव
ठीक है भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गया, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल है, मतलब है ये हो जाएगा आपका नॉन एडिटिव। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, ठीक है भाई, ये हो गया। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल होता है, मतलब होता है कि ये होता है नॉन एडिटिव। अगर यहाँ पर एक इक्वेशन लेना चाहूँ, मान लीजिए कि Fe2+ हो गया, ये एक्वस हो गया, +2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पर मैंने ले लिया Fe और ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। इस हाफ सेल का ये आपका E0 सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, मान लीजिए -0.44 वोल्ट दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, अब देखिए भाई, ये हाफ सेल है, ये SRP वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर मेटल का हो रहा है रिडक्शन। यहाँ पे Fe2+ आयन से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, तो 0 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन हो गया। अब देखिए, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, ठीक भाई, अगर मैं 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया भाई। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो क्या मुझे E0 सेल की वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना चाहिए 2 से? क्या ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा? ये चेंज नहीं होगा। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आप इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में नहीं यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, इन दोनों को ऐड करके आप यहाँ पर 50 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं नॉन एडिटिव बाय नेचर। मतलब ये है कि अगर इस हाफ सेल को चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे 5 या बाई एनी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस हाफ सेल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो केवल -0.44 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि ये होता है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज विच इज नॉन एडिटिव बाई नेचर। इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन पार्ट आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक भाई। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इट इज नॉन एडिटिव, ये चीज़। अच्छा भाई, अगर मैं सेम इक्वेशन ले लेता हूँ, मान लीजिए कि ये हो गया आपका Fe2+, ठीक है, ये हो गया एक्वस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये Fe सॉलिड हो गया, और इसका डेल्टा G का वैल्यू समथिंग x दिया हुआ है, ये हो गया भाई, ठीक है। XY हो गया या KJ पर मोल दिया हुआ है, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। अब देखिए भाई, ये जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी होता है डेल्टा G, यहाँ पे मैं लिख दिया मैंने गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है भाई। तो ये होता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये हो गया आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गया, ये चीज़ आप दिमाग में रखें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, मतलब है कि ये हो जाए आपका एडिटिव बाई नेचर, ये हो जाएगा एडिटिव बाई नेचर। मतलब ये है कि अगर आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है ना भाई, तो डेल्टा G की वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से। यहाँ पर ये पार्ट अप्लीकेबल है, बट इन केस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर अब तक के डिस्कशन में जो एसेंस हम लोगों ने सीखा हुआ है, ये निकाला हुआ है कि जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ये होता है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है, ये होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आप बहुत क्लियर करके रखें। अभी नेक्स्ट में एक एग्जांपल्स लेता हूँ, एग्जांपल्स में आप देखेंगे एक्सटेंसिव एज वेल एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन। चलिए उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बोर्ड में मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखें 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं, 3 हाफ सेल रिएक्शंस दिया हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपका लेफ्ट साइड आया है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स आपका लेफ्ट साइड आया है, इसमें भी आपका इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड आया है। ये सभी आपकी हाफ सेल रिएक्शन से दी हुई हैं। और इसमें अगर आप देखें फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, आपका क्या दिया है भाई, स्टैंडर्ड, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है ना भाई, तो ये आपका SRP वैल्यू दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 दिया हुआ है। सेकेंड इक्वेशन का भी आपको E0 का वैल्यू दिया है, दैट इज 0.36 SRP वैल्यू में दिया है। और थर्ड इक्वेशन में अगर आप देखें तो थर्ड इक्वेशन का आपको पूछ रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E0 सेल का वैल्यू निकालना है, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें इन दोनों इक्वेशन को यूज करके इस थर्ड इक्वेशन को आपका निकालना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू। अगर आप देखें थर्मोडायनेमिक्स में जो हैश लॉ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, कई सारे इक्वेशन दिए होते हैं, फिर इसके बाद में उन इक्वेशन को यूज करके फाइनल इक्वेशन का डेल्टा H का वैल्यू आपको निकालना होता है। वो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कौन सा प्रॉपर्टीज है भाई? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज विच इज नॉन एडिटिव बाई नेचर। अगर आप देखें इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सब्सट्रैक्ट करें,
ठीक है, सब्सट्रैक्ट करें तो यहाँ से आपको क्या करेंगे भाई, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, Fe3 प्लस हमें मिल जाएगा लेफ्ट साइड और ये आपका Fe2 प्लस राइट साइड चला जाएगा, तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा। अगर सेकेंड इक्वेशन से अगर मान लिया जाता है कि ये फर्स्ट इक्वेशन मेरे लिए हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये थर्ड इक्वेशन हो गया, अगर आप सेकेंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, नहीं सॉरी फर्स्ट को सेकेंड से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या करेंगे भाई, जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मैं इन वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये होता है आपका क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई, वो कॉन्सेप्ट आप यूज नहीं कर सकते हैं। इवन इफ अगर आप इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी इनकी वैल्यूज सेम ही रहेगी। यहाँ पर 2 और 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये होता है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए भाई, हम लोगों ने ये भी सीखा हुआ है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है ये आपका होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज विच इज एडिटिव बाय नेचर। तो अब देखिए भाई, अगर मैं इस हाफ सेल का क्या मैं डेल्टा जी नॉट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, ऑफकोर्स कैलकुलेट कर सकता हूं क्योंकि यहां पर हमने सीखा हुआ डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है एफ तो होता है कांस्टेंट, एफ क्या होता है, फैराडे होता है, 96,500 कूलाम हो जाता है, और ई सेल का वैल्यू दिया डेल्टा जी नॉट की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है तो इसके लिए मैं डेल्टा जी वन नॉट, सेकेंड इक्वेशन है तो डेल्टा जी टू नॉट, ठीक है, थर्ड इक्वेशन है डेल्टा जी थ्री नॉट, हो गया भाई, ये हो गया। तो मैं इनकी वैल्यूज में डिटरमिन कर सकता हूँ, तब तो मैं इन इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट या ऐड कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। हालांकि इक्वेशन को डिवाइड नहीं करते हैं, अगर मैं सब्सट्रैक्शन एडिशन के बारे में बात करूँ तो ऑफकोर्स इनके केसेज में मैं कर सकता हूँ क्योंकि ये होते हैं आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज व्हिच आर एडिटिव बाय नेचर। बहुत ही सिंपल हो गया। तो वही पार्ट अब देखिए भाई, इस इक्वेशन का जो डेल्टा जी टू नॉट है और इस इक्वेशन का जो आपका डेल्टा जी वन नॉट है, इनको अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे डेल्टा जी थ्री नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब क्या है, डेल्टा जी थ्री नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी टू नॉट माइनस डेल्टा जी वन नॉट। क्या लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, इनको आप सब्सट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये कॉन्सेप्ट आप इनके केसेज में नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अब देखिए भाई, डिफरेंट हाफ सेल रिएक्शंस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो सकता है, हो जाता है, ठीक है भाई, परंतु जो फैराडेज कांस्टेंट होगा ये सेम ही रहेगा, ये होता है 96,500 कूलाम। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो होता है माइनस एन एफ और ये ई सेल, ई नॉट सेल जो होता है, तो यहाँ पे G3 है तो मैं N3 कर देता हूँ क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होगा, और यहाँ पर मैं E3 कर देता हूँ, ठीक है भाई। इसके लिए सेकेंड इक्वेशन के लिए माइनस एन एफ, तो यहाँ पर N2 कर दीजिए और ये ई नॉट 2 कर दिया, ठीक है भाई। अब इसके बाद में माइनस ये ब्रैकेट होता है माइनस ये N1 और F और ये ई नॉट 1 कर दिया, ठीक है भाई। ये डेटा हमें मालूम है, यहाँ से मिल जाएगा, ठीक भाई। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्सटेंसिव को लेते हैं और एक्सटेंसिव से चले जाते हैं इंटेंसिव में चले जाते हैं। तो ये पार्ट हो गया, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए भाई, अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ कितने से, अब देखिए अगर ये माइनस माइनस है तो ओवरऑल में इसको पॉजिटिव कर देता हूँ, पॉजिटिव हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। अगर इस इंटायर इक्वेशन को माइनस एफ से डिवाइड बाई, ये हो गया डिवाइड बाई माइनस एफ, तो ये माइनस एफ से करेंगे माइनस एफ, ये हो गया माइनस एफ। अगर माइनस एफ क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ से जो हमें मिलने वाला इक्वेशन है N3 E नॉट 3 इज इक्वल टू N2 E नॉट 2 प्लस होना चाहिए, और फिर इसके बाद में ये N1 E नॉट क्या हो जाएगा, E1, ये मिल गया, ठीक है भाई। वैल्यूज प्लग इन कर लीजिए। अब देखिए भाई, E3 थर्ड इक्वेशन में जाइए, ये थर्ड इक्वेशन है, इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई। यहाँ पर 1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है, नोन है, तो ये ई नॉट यहाँ पर 3 कर दिया इज इक्वल टू N2 सेकेंड इक्वेशन में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाई ई नॉट 2, ये वैल्यू दिया है 0. ये हो गया 0.36 प्लस। अब इसके बाद में
हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे माइनस से तो ये माइनस हो जाना चाहिए, क्योंकि माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस। चलिए कोई बात नहीं, इसको करेक्शन मैंने कर दिया तो मतलब है कि यहाँ पर आपको माइनस मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भाई, अगर फर्स्ट इक्वेशन में बात करें तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो N1 2 हो गया मल्टीप्लाइड बाई E, यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका -0.44 हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब बोलिए मैं थर्ड इक्वेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये हो गया आपका E03 इज इक्वल टू, अब देखिए भाई यहाँ से 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.44 हो जाता है। ठीक है, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और ये 10 हो जाएगा, ये डेसिमल हो गया 0.88 हो जाता है। ठीक है, 8 8 16 हो गया, ये हो गया 9 हो गया 0.16, ये वोल्ट हो गया। तो ये थर्ड इक्वेशन का जो आपको मिलता है इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.96, ये हो गया 1.96 वोल्ट मिल गया। अगर आप देखें इस हाफ सेल का हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलता है पॉजिटिव। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है तो वो सिस्टम, वो रिएक्शन कैसी होती है भाई, स्पॉन्टेनियस बाय नेचर होती है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो स्पॉन्टेनियस बाय नेचर। KAQ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर मोर देन 1 होती है तो क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम बाय क्या होती है, स्पॉन्टेनियस बाय नेचर हो जाती है। चलिए इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। बोर्ड में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन सेज गिवन द फॉलोइंग डेटा इन एल्कलाइन मीडियम। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर आप देखें BrO3 माइनस को कन्वर्ट किया जा रहा है BrO माइनस में और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.54 वोल्ट। जब BrO माइनस को कन्वर्ट किया जा रहा है Br माइनस में, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया है 0.17 वोल्ट। और जब BrO3 माइनस को Br माइनस में डायरेक्टली कन्वर्ट किया जा रहा है, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं दिया है। मतलब है कि 2 कन्वर्जन्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं, जो थर्ड कन्वर्जन होता है इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं दिया है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। चलिए हम इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं। अब देखिए भाई, BrO3 माइनस को रिड्यूस करके BrO माइनस में किया जा रहा है, ठीक है, कन्वर्जन किया जा रहा है, तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये दिया है, तो मैं लिख देता हूँ BrO3 माइनस और इसको कन्वर्ट किया गया भाई किस में से, BrO माइनस में, और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 0.54 वोल्ट दिया। इसको मैं लेवल करता हूँ एज ए फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है भाई, अब BrO माइनस को Br माइनस में, ये हो गया BrO माइनस को हम कन्वर्ट करते हैं किस में, Br माइनस में, और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, ये दिया है 0.17 वोल्ट। इसको मैं लेवल कर लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए भाई, इन थर्ड पार्ट में BrO माइनस को ये 3 दिया हुआ है, इसको डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है Br माइनस में। जहाँ भी चार्ज दिया वहाँ पर एक्वस लगा सकते हैं, ठीक है, एक्वस लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसका E0 सेल का वैल्यू नहीं दिया है, हमें कैलकुलेट करना। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। वही सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो प्रीवियस क्वेश्चन था। यहाँ पर 2 हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, थर्ड हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं दिया है। ठीक है भाई, अब देखिए, अगर आप देखें तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से ऐड करता हूँ, ठीक है भाई, तो BrO माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और BrO3 माइनस आपको लेफ्ट साइड और Br माइनस राइट साइड मिल जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा, बट हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज दिया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो वही सेम कॉन्सेप्ट हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, डेल्टा G1 नॉट कर सकते हैं भाई फर्स्ट इक्वेशन में, इसको डेल्टा G2 नॉट कर लीजिए और इसको डेल्टा G3 नॉट कर लीजिए। ऐसा कर सकते हैं, ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल। तो मतलब ये है कि डेल्टा G3 नॉट यहाँ से हमें मिल जाएगा डेल्टा G3, क्या हो जाएगा, डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G2 नॉट प्लस 1 भी कर लीजिए, कोई दिक्कत बात नहीं, इसको ऐड कर लीजिए तो 1 एंड प्लस डेल्टा G2 नॉट, ये हो गया भाई। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो थर्ड इक्वेशन का आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा, क्योंकि हम इनको कन्वर्ट करने वाले हैं किसमें से, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। अब देखिए भाई, यहाँ पे हो गया, हम इसको लिख सकते हैं -N3F, वही सेम कॉन्सेप्ट, E03 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ N1F, क्या हो जाएगा E01 प्लस इसको लिख सकते हैं -N2F E02
कर सकते हैं, ये पार्ट हो गया, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अब देखिए भाई इस पूरे इक्वेशन को, अच्छा देखिए प्लस माइनस दिया तो यहाँ पर ओवरऑल क्या आएगा भाई, यहाँ पर माइनस आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। पूरे इक्वेशन को आप डिवाइड करिए कितने, माइनस एफ से। जब माइनस एफ से डिवाइड करेंगे, ये माइनस एफ यहाँ पर माइनस एफ से, ये माइनस एफ से ले लेंगे, डिवीजन करेंगे तो यहाँ पर जो इक्वेशन मिलने वाला है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि हम कैलकुलेशन भी करना है हमें। तो यहाँ से मिलेगा आपका N3 और ये आपका E03 इज इक्वल टू, यहाँ से आपको मिलेगा भाई माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा N1 और ये आपका E01 प्लस, ठीक है भाई। ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, जब माइनस से फिर से डिवाइड करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका N2 और ये E02 हो गया। ये रिलेशन आपको यूज करना, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए भाई हमें E01 E02 की वैल्यू मालूम है, परंतु यहाँ पर N1 और N2 की वैल्यू नहीं मालूम है, तो हम देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पे N3 की वैल्यू भी तो आपको निकालनी है। देखिए 3 2 जा 6, ये -1 दिया है तो -1 + 6 कितना हो जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गया, ठीक है भाई। इसमें अगर आप देखें तो ये कितना दिया है, माइनस है, ऑक्सीजन -2 होता है तो -2 उधर जाएगा, तो -1 + 2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगी। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्या रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन में आप 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गया, कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, N1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4, ये हो गया, मिल गया, ठीक। अच्छा सेकेंड इक्वेशन में इसमें वही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें अगर आप जाएंगे तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप ऐड करिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना भाई। अब देखिए भाई +1 -1, ठीक है ना भाई, डिफरेंस निकालना है ना तुम लोग, +1 -1 = 2 हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +5, इसमें -1 आ रहा है, तो +1 -1 तो कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड करेंगे, सभी रिडक्शन हो रहा है। तो N1 की वैल्यू, N2 की वैल्यू, N3 की वैल्यू आपको मिल गई। चलिए प्लग इन कर लेते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पे N3 की वैल्यू कितनी हो गई, 6, तो ये हो गया E03 इज इक्वल टू, इसके बाद में N1 की वैल्यू कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाइड बाई, कहाँ गया भाई फर्स्ट इक्वेशन ये दिया हुआ है, इसका दिया 0.54 दिया हुआ है प्लस। अब इसके बाद में आपका दिया हुआ है N2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये हो गया N2 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड इक्वेशन, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.17 दिया है, 0.17। क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पर 6E3 नॉट हो गया इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 21 हो जाएगा, ये हो गया 2.16, ठीक है भाई। अब इसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखें 7 2 जा 34, तो यहाँ पर 0.34 हो जाएगा, ठीक है। ऐड करिए आप, तो ये 640 हो गया, 314 हो गया, ये 5 हो जाएगा और पॉइंट ये 2 हो जाता है। यहाँ से आपका 6E03 मिल जाता है। मतलब ये है आपको इसको डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा, E03 इज इक्वल टू 2.50 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 6 डिवाइडेड बाई 250 जी, ठीक है, डेसिमल हो गया। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 कर दिया, 24 ये 1 हो गया, 0 हो गया, 6 1 जा 6, तो यहाँ पर 4 बच जाएगा, फिर 0 करेंगे। अब यहाँ 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 कर लेंगे, यहाँ से 4 मिलेगा 6, तो यहाँ से आपका 6 7 ये मिल जाएगा 0.4167। और वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। कहीं दिया है भाई, ये तो नेगेटिव दिया हुआ है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसको भी आप लिख सकते हैं, कहाँ गया, ये दिया है, ये पॉजिटिव 0.417 लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.417 वोल्ट ही आपका थर्ड सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी हाफ सेल का कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं किसी भी हाफ सेल में जो एक मैक्सिमम वर्क डन बाय द हाफ सेल या कंप्लीट सेल कैसे कैलकुलेट करें, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। Next is calculating maximum work done by a cell. Here we have calculating maximum work
मैक्सिमम वर्क, ठीक है भाई, वर्क डन बाय ए सेल, WMX बोल सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम वर्क, ठीक है भाई, बाय थर्मोडायनामिक्स, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है भाई। ये पार्ट आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। ये पार्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये पोर्शन भी आप लोगों ने बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सीखा होगा, ठीक है भाई। अब देखिए, बाय थर्मोडायनामिक्स गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। कहीं तो मैं इस सेंटेंस को लिख देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा सा सेंटेंस है। बाय थर्मोडायनामिक्स gives free energy is equal to maximum work done by system, ठीक है भाई। और सिस्टम यहाँ पर हमारे लिए क्या हो गया भाई, सेल हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सेल्स यूज करते हैं, बैटरीज यूज करते हैं, ये हमारे लिए सिस्टम हो जाते हैं, ठीक है भाई। ये पार्ट हो गया। तो यहाँ पे खास तौर से अगर आप देखें तो ये हो गया जो डेल्टा जी होता है गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। डब्ल्यू क्या हो गया, मैक्सिमम वर्क के बराबर होता है, ठीक है। और एक चीज़ और दिमाग में रखें, देखिए भाई, वर्क यहाँ पर हमेशा डन बाय द सिस्टम होता है। जो बैटरीज होती है, बैटरीज वर्क करती हैं, ठीक है भाई। बैटरी से आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, जो करंट हमें बैटरी से मिलता है, ठीक है भाई। वहाँ से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके सप्लाई किया जाता है। तो वर्क डन बाय द बैटरीज, वर्क डन बाय द सेल्स, वर्क डन बाय द सिस्टम। और थर्मोडायनामिक्स में आप लोगों ने सीखा हुआ है वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव कर दिया भाई, मैक्सिमम वर्क होगा तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा जी जो गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस WMX। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। अब देखिए, अब हम इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं किस में से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -NF और ये E सेल हो गया भाई, ठीक है। तो ये इसके इक्वल टू होता है और ये इसके इक्वल टू होता है। तो क्या मैं यहाँ पर WMX लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स में लिख सकता हूँ। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद में मैक्सिमम वर्क MAX इज इक्वल टू क्या हो गया, NF और ये E सेल हो गया भाई। तो किसी भी सेल का अगर आपको मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला आपको यूज करना है, WMAX इज इक्वल टू NF E सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम चले जाते हैं किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो ये कॉन्सेप्ट, चलिए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। बोर्ड में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ डैनियल सेल इज 1.10 वोल्ट दिया है भाई, 10 वोल्ट दिया है, ठीक है भाई। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क, मैक्सिमम वर्क पूछ रहे हैं, मतलब कि WMX की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ऑब्टेन फ्रॉम द सेल एज, ठीक है भाई। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। WMX की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब E0 सेल की वैल्यू दी हुई है, ये दिया हुआ है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये वैल्यू आपका दिया हुआ है। WMX का जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है दैट इज यहाँ पर NF और ये E0 सेल हो गया भाई, E0 सेल, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो डैनियल सेल में कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये पार्ट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया, अपन तो हम जानते हैं भाई डैनियल सेल कौन सी रिएक्शन, ये आप लोगों ने वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल की रिएक्शंस हम लोगों ने सीखी हुई है। गैल्वेनिक सेल में होता क्या है, जो आपका एनोड होता है, गैल्वेनिक सेल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शनिंग के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज के बारे में डिस्कस किया था। जो एनोड होता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, जिंक, जो जिंक होता है तो जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, तो ये सॉलिड हो गया और ये आपका जिंक, ये 2+ होता है और यहाँ से एक्वस कर दीजिए और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है भाई। जो कैथोड होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है। जो कॉपर आयन होता है, कॉपर आयन ये एक्वस हो गया, ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स और ये आपका Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शंस होती हैं किसमें, गैल्वेनिक सेल में, ठीक है भाई। डैनियल सेल एक ही, वोल्टेइक सेल ये चीज़ हो गया, एक ही बात है। तो इसमें अगर आप देखें कितना इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स,
तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। n की वैल्यू हमें क्यों चाहिए, इस फार्मूला में n की वैल्यू चाहिए। टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन इज 2। ठीक है भाई। f की वैल्यू आपको मालूम है, दैट इज 96,500। ठीक भाई, जूल पर ये वोल्ट हो जाता है। अब इसके बाद में ये जो ई नॉट सेल की वैल्यू आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है n की वैल्यू कितना हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 96,500, ये जूल पर वोल्ट हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई। यहाँ पे अगर आप देखें तो ई नॉट सेल की वैल्यू 1.10 वोल्ट दिया है, वोल्ट वोल्ट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो फाइनल वैल्यू आपको मिलने वाली है दैट इज इन जूल्स। अब देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 96,500 मल्टीप्लाइड बाई 1.10 और ये वोल्ट मिल गया। ठीक है भाई, ये डेसिमल है, डेसिमल हटाइए और ये 2 जीरो हटाइए। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब यहाँ से 965 मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया 220। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, थोड़ा सी स्पेस मिल जाएगा। 965, ठीक है भाई, मल्टीप्लाइड बाई ये 2 और यहाँ पे 0 कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो अब क्या हो जाता है 2 5 या 10, 2 6 या 12 ये 13 हो गया, 2 9 या 18 ये 19 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ये 0 हम बाद में ऐड कर लेते हैं। ठीक है भाई, और वही पार्ट फिर से आ गया 0391। ठीक है भाई, तो ये 0 हो गया, ये 0 हम यहाँ पे रख लेते हैं, 3 हो गया, 9 3 12 हो जाएगा, 9 1 10 और ये कितना हो गया 11 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये पार्ट हो गया और ये वैल्यू आपको मिलने वाली है किसमें, जूल में मिलने वाली है। तो ये मिल गया आपका 2123 एंड 00, ये जूल्स हो गया भाई। आंसर किलो जूल्स में दिया तो सिंपल पार्ट है, इसको ये केजी हो गया, केजे और ये 1000 जूल्स हो गया। तो जूल जूल्स कैंसिल हो गया, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से 212.3 212 ये हो गया 212.3, तो यहाँ से जो आपका 212.3 और ये किलो जूल मिल जाता है। तो इस तरह से आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में रखें, कभी भी किसी सेल का अगर आपको मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करना है तो ये हमेशा किसके बराबर होता है, गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के बारे में। ये 2 टाइप्स के होते हैं, चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, ओके, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। इन दीज सेल्स द पोटेंशियल डिफरेंस between cathode and anode arises due to the difference in the concentration of anode and cathode cells. Okay, in galvanic cell you might have seen there are 2 electrodes, one is cathode and other is anode. Okay, so potential difference in these kind of cells arises due to the difference in concentration. दोनों हाफ इलेक्ट्रोड्स में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज किया जाता है, ड्यू टू डिफरेंस इन concentration ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। खास तौर से जो आपके कॉन्सेंट्रेशन सेल्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, कही तो मैं इस पोर्शन को लिख देता हूँ, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है भाई, ये हो गया फर्स्ट वन इज, यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट वन। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक concentration cell, and second is electrode concentration cell हो गया भाई। two type of cells are there. Concentration cells, potential difference between cathode and anode arises due to the difference in concentration
ऑफ एनोड एंड कैथोड सेल, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दोनों हाफ सेल में होता है, उनके बीच में डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। ठीक है भाई, यहाँ पे फर्स्ट में क्या हो गया, जो फर्स्ट टाइप होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, यहाँ पर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, चलिए मैं सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में बात करता हूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम बातचीत करते हैं फर्स्ट टाइप है कौन सा भाई, ये फर्स्ट टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल, कॉन्सेंट्रेशन, और ये सेल हो गया। ठीक है भाई, ये चीज़ दिमाग पे रखें। ठीक है, अब देखिए भाई, यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, 2 कंटेनर्स हो गए भाई, ये 2 कंटेनर्स, हम गैल्वेनिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड हो गया, कर लिया भाई। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोड एनोड होता है, ये आपका कैथोड होता है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, इसका अगर यहाँ पर मान लिया जाए M1 कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, इसका क्या हो गया M कॉन्सेंट्रेशन, या M1 मान लिया तो इसका M2 कॉन्सेंट्रेशन हो गया, M2 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है भाई, ठीक है, ये पार्ट हो गया। ठीक है, इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन M1 है, इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन M2 है भाई। ठीक है, अब देखिए भाई, इन सेल्स में क्या होता है, जो आप एनोड एंड कैथोड में जो मेटल्स लेते हैं वो सेम ही होता है। अब देखिए, मेटल को हम M लिखेंगे तो बेहतर है, हम इसको C1 मान लेते हैं, C1, C से कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये C1 और ये आप C2 कर लीजिए। ठीक है भाई, इस सेल में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इस सेल में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, C2 है। ठीक है भाई, यहाँ पे जो मेटल मैंने मान लिया जाए कि M लिया हुआ है, तो वही सेम मेटल यहाँ पे ये लिया हुआ है, सेम मेटल का इलेक्ट्रोड, सेम मेटल का इलेक्ट्रोड। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर लगाएंगे, फिर इसके बाद कनेक्शन करेंगे, यहाँ पे आपका सॉल्ट ब्रिज हो जाता है। तो यही तो पार्ट हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा हुआ है। गैल्वेनिक सेल में ये स्ट्रक्चर होता है, अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड होता है, फ्लो ऑफ करंट कैथोड टू एनोड होता है। ठीक है भाई, ये पार्ट, ये कंप्लीट सर्किट हो गया। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। परंतु यहाँ पे जो मेटल, मान लिया जाए कि यहाँ पर जिंक लिया हुआ तो यहाँ पर भी जिंक ही होगा। यहाँ पे अगर आपने जिंक लिया हुआ तो यहाँ पर भी जिंक ही होगा, सेम टाइप ऑफ आपको इलेक्ट्रोड लेना है। परंतु यहाँ पे जो सोल्यूशन लिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होता है, और डिफरेंस के होने की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर अगर ऐसे सेल्स में आपको यूज करना है नस्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऐसे सेल का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको कैलकुलेट करना है। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे एनोड में कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, एट एनोड, यहाँ पे एनोड कर लिया, एनोड में जो रिएक्शन हो रही होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, जो आपका मेटल है, मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर मेटल सॉलिड हो गया। ठीक है, ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको मैंने कर दिया M, और ये इलेक्ट्रॉन्स कितने लूज कर रहा है भाई, N+, मान लिया जाके एक कोई अननोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। ठीक है भाई, तो इसको बैलेंस करने के लिए N इलेक्ट्रॉन्स आप करेंगे, जैसे मैंने कर दिया M और ये का M2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे करेंगे, 3+3 इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो N की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है भाई, तो ये आपकी क्या हो रही है, ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। अब अगर मैं कैथोड के बारे में बात करूं तो कैथोड में आपका होता है रिडक्शन रिएक्शन, तो इसका फ्लिप कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा M और ये N+, ये एक्वस में कर दीजिए, आयन है एक्वस कर दीजिए, और यहाँ पे N इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका M, और ये सॉलिड स्टेट में हो जाएगा। ये रिएक्शन सेम मेटल्स हैं। ठीक भाई, अब देखिए इनके केसेज में होता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होता है। अगर देखिए एनोड में जो रिएक्शन हो रही है एनोड में, तो इसमें M+, देखिए भाई M जो आपका Mn+ जो आ रहा होगा किससे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से। ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना, C1 है, तो यहाँ पर C1 कर दीजिए, ये हो गया C1। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ये रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो इसमें से जो आपका Mn+ है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C2 है, तो ये आपका C2 हो गया। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, ये डिफरेंस ड्यू टू द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है, ना कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन
कि बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से, ये पार्ट आप दिमाग में रखें, यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं हो रहा है। जो सॉल्यूशन होते हैं इनका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है। ठीक भाई, अच्छा ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें जो इस सेल का अगर आप कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है भाई। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें से दोनों सेम ही मेटल्स के बने हुए होते हैं, सेम ही मेटल्स के। जो कॉन्सेंट्रेशन सेल होता है, चाहे हम बातचीत करें इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल चाहे इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, इन दोनों सेल्स में इलेक्ट्रोड सेम ही मेटल के बने हुए होते हैं और सेम ही मेटल की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0 हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, ये चीज़ आप दिमाग में रखें भाई। यहाँ पर सेम मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर सेम ही मेटल है, रिडक्शन हो रहा है, तो प्लस माइनस आकर के यहाँ पर ये कैंसिल हो जाते हैं। तो ओवरऑल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है भाई, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है ना भाई, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो सिंपल पार्ट है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे सेल का, कैसे सेल का, कॉन्सेंट्रेशन सेल का, आप ये चीज़ दिमाग में रखें। कोई भी सेल रिएक्शन जो सेल नोटेशन में दी हुई है उसमें अगर आपका सेम मेटल ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन शो कर रहा है, मतलब है कि वो कॉन्सेंट्रेशन सेल से लिया गया है और उस सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा 0 होगा। ठीक है भाई, अब ये पार्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन हो रही है, इन रिएक्शंस में आपको क्यू निकालना है। क्यू ओवरऑल इक्वेशन अगर आप देखें तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, टोटल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन n हो जाएगा भाई। n इलेक्ट्रॉन्स n की वैल्यू n ही रहेगी तो सेम ही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे निकाल लेते हैं। अब देखिए भाई, क्यू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है भाई। क्यू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड देखें तो ये तो आपका सॉलिड स्टेट में है, खासतौर से मैं कहीं तो लिख देता हूँ ये सॉलिड स्टेट में है। ठीक भाई, ये जो आपका Mn+ है एक्वस स्टेट में, बट इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C2 है। चलिए C2 लिख देते हैं। ठीक है भाई, अभी इसके बाद में यहाँ से आपका Mn+ है और ये आपका एक्वस है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है और ये आपका M और ये N सॉलिड स्टेट में। हाँ, इनको कैंसिल नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे कि Mn+ को आपने कैंसिल कर दिया और इसको भी कैंसिल कर दिया, कुछ बचेगा ही नहीं कैंसिल करेंगे क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है। ठीक भाई, ये पार्ट हो गया। अगर आप चाहें तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिल करना ही पड़ेगा भाई, अपोजिट डायरेक्शन में रखे हैं। मैंने अनवांटेडली लिख दिया है, लिखना नहीं चाहिए, हटा दिया चाहिए तो मैं हटा देता हूँ। ये तो कैंसिल कर लेंगे, ये सॉलिड है, यूनिटी में चला जाएगा, कोई रोल नहीं है। ये पार्ट हो गया भाई, कर सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छा अगर मुझे Q का एक्सप्रेशन लिखना है तो Q = क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। ठीक है, तो ये Mn+ डिवाइडेड बाई ये Mn+, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C1, तो यहाँ पर C1 कर दिया, C1 डिवाइडेड बाई C2 कर दिया भाई। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो Q का एक्सप्रेशन इस कॉन्सेंट्रेशन, कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको C1/C2 आ गया। अब चलिए, अगर मुझे इस सेल का, किस सेल का, कॉन्सेंट्रेशन सेल का, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है। ठीक है भाई, तो हमें क्या यूज करना है, नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, E सेल = E नॉट सेल और ये होता है -0.0591/n होता है और log ये Q होता है, ये होता है। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे अगर आप वैल्यूज प्लग इन करने चाहें तो E नॉट सेल की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ठीक है, -0.0591/n हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन इज n हो गया। और log यहाँ पर क्या हो गया, log यहाँ से आपका C1/, ये C2 मिल गया, C2 हो गया। तो ओवरऑल इक्वेशन जो हमें मिलता है E सेल = 0.0591/n हो गया और ये log क्या हो गया, C1/, ये C2 हो गया, ये हो गया। अब देखिए भाई, अगर मुझे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस की कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करना है किसी भी सेल रिएक्शंस के लिए, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए।
तो इन जनरल अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए मुझे कंडीशन निकालना, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस पोर्शन को हटा देता हूँ, इस पोर्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई, ये पोर्शन मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए भाई, ध्यान दीजिए, जो इक्वेशन हमें मिला हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए, हमें मिला हुआ है ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 अपान एन, और ये आपका लॉग C1 अपान C2 मिला हुआ है, ठीक है। मैथमेटिकली अगर आप इसको स्विच करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, और ये लॉग क्या हो जाएगा C2 अपान C1 हो गया। ये कंडीशन क्या इस केसेस में अगर C2 की वैल्यू C1 से ज़्यादा है, C2 इज ग्रेटर देन C1, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2 इसका जहाँ पर कैथोड है, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन इससे ज़्यादा है तो मतलब क्या है कि ई सेल की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी। अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा है, C2 इज ग्रेटर देन C1, तो लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर मैंने ले लिया कितना 4 ले लिया और यहाँ पर 2 ले लिया, तो ये 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना 2 मिलेगा, लॉग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव आएगी 0.3010, और ये पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई सेल की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। और किसी भी सेल रिएक्शन के लिए स्पॉन्टेनिटी तक पहुंचने के लिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें। ये तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसके केसेज में भाई, ठीक है। अगर C2, मगर इसी इक्वेशन को लेकर के चलते हैं। अब देखिए भाई, अगर C2 इज ग्रेटर देन C1, ठीक है भाई, मान लिया जाए कि इसको आपने ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया, इसको 4 ले लिया, ठीक है भाई। अगर आप फ्लिप नहीं करना चाहें तो 2/4 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 का मतलब क्या होगा, 0.5 हो जाएगा। लॉग 1 से अगर लेस की वैल्यू की लॉग वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा नेगेटिव में होगी, अगर नेगेटिव में आएगी तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कंडीशन एप्लीकेबल है। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आप दिमाग में रखें, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में C2 शुड बी ग्रेटर देन C1, ये चीज़ आप दिमाग में रखें, ठीक है। जो C2 किसका, कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन है, और ये C1 किसका, एनोड का कॉन्सेंट्रेशन है भाई, एनोड इलेक्ट्रोड का, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन है। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। स्पॉन्टेनियस अगर इसको आप स्विच करेंगे C1 इज ग्रेटर देन C2 तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस की कंडीशन में चला जाएगा। और अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या हो जाएगा भाई, C1 इज ग्रेटर देन C2। और जो इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए C1 इज ग्रेटर देन C2। अगर इन दोनों हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाता है तो मतलब क्या है कि अगर ये 1 इसका 1 हो जाएगा, अगर सेम हो जाएगा तो यहाँ पर लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और log 1 इज इक्वल टू 0, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब क्या है कि सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में चली जाएगी, ठीक है भाई। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसानी से इस पोर्शन को आप समझ सकते हैं। केवल आपको बहुत ही केयरफुली जो मैं चीज़ डिक्टेट कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस चीज़ को आप ध्यान दें और बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखिए कॉन्सेंट्रेशन सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चंस को अगर आप रीड करें तो इसमें अगर आप देखें तो जो सेल रिएक्शन है सेल नोटेशन के फॉर्म में दिया है। ये पोर्शन आपका एनोड में हो रहा है, ये पोर्शन आपका कैथोड में हो रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, ठीक है भाई। यहाँ पे सिल्वर मतलब सेल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना भाई। इलेक्ट्रोड्स में जो लगे हुए मेटल्स हैं सेम हो गए। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको ये C1 आप डालिए, एनोड का कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने C1 कंसीडर किया था, कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने C2 कंसीडर किया हुआ था, ठीक है भाई। और हम लोगों ने सीखा हुआ था कि अगर C2 का कॉन्सेंट्रेशन C1 से ज़्यादा होता है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बाय नेचर है। अब कंपेयर कर लीजिए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बाय नेचर होगी या नहीं होगी। C2 की वैल्यू C1 से ज़्यादा है क्योंकि C1 इज 0.01 और C2 क्या है 0.1,
तो बाय लुकिंग एट द डेटा आप आसानी से बता सकते हैं कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ये नहीं स्पॉन्टेनियस। C2 इज ग्रेटर देन C1 मतलब ये रिएक्शन जो कॉन्सेंट्रेशन सेल रिएक्शन से दी हुई है ये स्पॉन्टेनियस बाय नेचर है। मतलब क्या है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा पॉजिटिव। ठीक है भाई, सभी पॉजिटिव दिया हुआ है तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है भाई, यहाँ पर ये 0 है ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर आपका SOP वैल्यू दिया हुआ है। इन जनरल हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो कॉन्सेंट्रेशन सेल्स होते हैं चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल चाहे इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा होता है 0। ये हाफ सेल का दिया है, सेकेंड हाफ का ये इसका दिया है। अगर सेकेंड हाफ का देखेंगे तो माइनस में चला जाएगा तो इसका अगर पॉजिटिव है तो इसका माइनस हो जाएगा। भाई इसका पॉजिटिव कितना आ रहा है 0.80 तो इसका नेगेटिव कितना हो जाएगा माइनस 0.80 तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो इसका ओवरऑल सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये पार्ट हो गया। ठीक है भाई, अब देखिए अगर मैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं तो Ag से Ag प्लस जा रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना भाई, Ag प्लस से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। बहुत ही सिंपल। तो मतलब दोनों हाफ सेल में ओवरऑल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है ना भाई, 1 हो गया। अब देखिए जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, ई सेल दिया है तो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपन क्या होता है n होता है और ये लॉग क्या होता है ये C2 नहीं C1/C2 होता है, C1/C2 ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन डायरेक्टली आप कर सकते हैं, पूरा स्टेप रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। C1 हो गया ये C2 हो गया C1/C2। ठीक है भाई, हम लोगों ने सीखा हुआ है अभी ये कॉन्सेप्ट रिसेंट में। वैल्यूज प्लग इन करिए। ठीक है भाई, तो ये तो वैल्यू आपका 0 हो गया, n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ से आपका 0 माइनस 0.0591 अपन n लॉग। अब ध्यान दीजिए C1/C2, C1 का है भाई 0.01 अपन। ठीक है भाई, यहाँ पर कितना हो गया 0.1 ये हो गया। ठीक है भाई, यहाँ की अगर आप डेसिमल हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ से आपको मिलेगा 0.0591। ठीक है, 0.0591। अब इसके बाद में डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, ये log 1/10 आ रहा है तो log 1/10 को आप लिख सकते हैं log 10 लिख सकते हैं और ये माइनस इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है तो यहाँ से ओवरऑल 0.0591 हो जाएगा। ये वोल्टेज मिल गया। कोई ऑप्शन दिया है यहाँ पर 0.0591 ये ऑप्शन दिया, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है भाई, सेकेंड ऑप्शन 0.0591। ठीक है, तो इस सेल रिएक्शन के लिए आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये मिल गया भाई 0.0591 इस सेल कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए जिसमें से मेटल्स सेम है पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ हाफ सेल इज डिफरेंट। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। हियर वी हैव इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं एनोड और कैथोड के गैसेस स्टेट में होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर गैसेस स्टेट में आपका है इलेक्ट्रोड तो ऑब्वियसली प्लेटिनम वायर आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ये सॉलिड स्टेट में रहेगा। Cl- ये आपका एक्वस स्टेट में है, ये Cl2 ये आपका गैसेस स्टेट में है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, फिर इसके बाद में सॉल्ट ब्रिज, फिर यहाँ पर Cl2 ये गैसेस स्टेट में है और इसका हो रहा है रिडक्शन, Cl ये आपका AQ हो गया। ठीक है भाई, तो सेल नोटेशन में मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ है कंप्लीट सेल रिएक्शन। ये आपका एनोड में हो रहा है जो ऑक्सीडेशन हो रहा है -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसमें अगर आप देखें ये कैथोड की रिएक्शन है 0 से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन सॉल्ट ब्रिज एंड रिडक्शन। ठीक है भाई, इसमें ये एग्जाम्पल्स है किसका इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। वाई बिकॉज इसमें अगर आप देखें ये आपका
आयन है, ठीक है, तो आयन है मतलब ये सॉल्यूशन में मिलेगा। और इनमें क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सेम होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सेम होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो गैसेज होते हैं, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इनका प्रेशर आपका डिफरेंट होता है। मान लिया जाए इसका P1 ATM हो गया और इसका P2 ATM हो गया, ये P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। तो यहाँ पर इनका प्रेशर, जो गैसेज होती हैं जिनसे बना हुआ इलेक्ट्रोड्स होता है, ठीक है भाई, प्लेटिनम वायर में गैसेज आकर के स्टक हो जाती हैं, ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाती हैं, फिर इसके बाद वही प्लेटिनम वायर आपका इलेक्ट्रोड, गैसेस इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। तो यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक हो गया आपका एनोड का, एक इलेक्ट्रोड हो गया कैथोड का, दोनों का प्रेशर डिफरेंट होता है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के बारे में बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सेम रहता है। जैसे अगर यहाँ पे बात करते हैं, मान लीजिए कि ये कंटेनर, दूसरा कंटेनर ये हो गया भाई, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से आपने वोल्ट मीटर लगा दिया, यह सॉल्ट ब्रिज हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसका भी जो कॉन्सेंट्रेशन है वही इसका भी कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ये इलेक्ट्रोड है किसका बना हुआ है, Cl2 का हो गया, तो इसमें से P1 प्रेशर रहेगा। ये Cl2 का भी इलेक्ट्रोड बना है तो इसका P2 प्रेशर रहेगा। प्रेशर चेंज रहेगा भाई, अगर 1 ATM है तो इसका दूसरा रहेगा 1.5, 1.3 या 1 लेस देन 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है, 1 नहीं रहेगा, मतलब सेम प्रेशर ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। अगर है, हो भी जाता है तो वो आपका किसमें, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में नहीं रहेगा, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल की कंडीशंस क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, इन दोनों हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है उनका कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, पर इन दोनों हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं सेम गैस के ही बने होते हैं, पर उनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट रहता है, उनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट होता है, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, इसमें अगर आप देखें, ये -1 से ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो 1 Cl में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो यहाँ पर 2 Cl है तो यहाँ पर 2 Cl करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है, ये पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब n की वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, स्पॉन्टेनिटी या नस्ट इक्वेशन ऐसे केसेस में हम कैसे लगाते हैं। अब देखिए भाई, एक और पार्ट, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन सेल्स होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल हो, इनमें से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक ही, जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं एक ही मेटल के बने हुए होते हैं, ये एक ही गैस के बने हुए होते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर मैं नस्ट इक्वेशन लगाता हूँ, नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n हो गया, और ये log Q होता है भाई, Q हो गया, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं Q का एक्सप्रेशन निकालूँ, ई नॉट सेल की तो वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस 0.0591 अपॉन 2 हो जाएगा, n की वैल्यू, ठीक है, रखा रहने दीजिए। हम Q के बारे में बात करते हैं। अब देखिए भाई, मैं इस हाफ सेल को लिख लेता हूँ, जैसे आपका हो गया Cl माइनस, ठीक है, और ये Cl2 हो गया, तो 2Cl ऐसे कर लिया, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स कितने ऐड करेंगे, ये राइट साइड, 2 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज राइट साइड ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका एनोड की रिएक्शन, ठीक है भाई। अगर मैं कैथोड के बारे में बात करता हूँ तो कैथोड में क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएगा, और यहाँ पर आपका Cl माइनस ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये कैथोड की रिएक्शन है, ओके। अब देखिए भाई, इनका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ये कॉन्सेंट्रेशन इसका C है तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन C हो गया, सेम हो गया, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गया, ठीक है। परंतु यहाँ पे अगर आप देखें, ये Cl2 है कैथोड का, इसमें नो सॉरी एनोड का, ये Cl2 है एनोड का, इसका प्रेशर कितना हो गया, P1 हो गया, ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा, सेकेंड हाफ सेल है, सेकेंड हाफ सेल में ये जो Cl2 है इसका प्रेशर कितना हो गया, P2 हो गया, ये चीज़ आप दिमाग में रखिए, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इन दोनों Cl2 को आप कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि इनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया, डिफरेंट हो गया। अगर मुझे Q का एक्सप्रेशन निकालना है तो होता है प्रोडक्ट अपन क्या हो गया भाई, रिएक्टेंट होता है, तो ये Cl माइनस आपका तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये Cl2 है, ये Cl2 प्रोडक्ट साइड है, ये Cl2 आपका रिएक्टेंट साइड है, और प्रोडक्ट साइड आपका क्या है, P1 है, तो ये P1 अपान, और ये आपका रिएक्टेंट साइड है, इसका प्रेशर कितना है, P2 है, तो यहाँ से आपका Q का एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा भाई, Q इक्वल टू P1 अपान P2, ठीक है भाई। तो इसमें अगर आप रखें तो 0 हो जाएगा, यहाँ से मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, तो यहाँ से आपको मिलेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कॉन्सेंट्रेशन सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा 0 रहता है, ये चीज़ आप दिमाग में रखें,
ठीक है भाई। अब देखिए भाई यहाँ पे हो गया 0 माइनस 0.0591 अपान n कर लेता हूँ, n की वैल्यू रखें या ना रखें, एनीवे हम निकाल सकते हैं बाद में। 2 इलेक्ट्रॉन कहिए तो चलिए मैं लिख देता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन, जब हमारे पास में डेटा है तो क्यों ना प्लग इन करें। अब ये हो गया लॉग और ये हो जाता है आपका P1 अपान P2, P1 अपान P2 हो गया भाई, P1 अपान P2, ये पार्ट आप दिमाग में रखें, ठीक है भाई। तो यहाँ से ये हो गया ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपान 2 और ये हो गया आपका लॉग P1 अपान P2 हो गया, P1 अपान P2। अगर मैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में बात करूँ, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में क्या कंडीशन होनी चाहिए, अगर P2 की वैल्यू P1 से ज़्यादा है तो ये वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है, लेस देन 1 आएगी। मतलब क्या है कि अगर P1 की वैल्यू P2 से कम है या P2 की वैल्यू P1 से ज़्यादा है, एक ही बात है भाई, P2 की वैल्यू अगर P1 से ज़्यादा है तो यहाँ पर जो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब कि लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यहाँ पर लॉग 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब क्या हो गया कि लेस देन 1 होगा। और लेस देन 1 जो लॉग की वैल्यू होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, वो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या मिलेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए P2 शुड बी ग्रेटर देन P1। ये तो आप इसको ऐसे स्विच कर दीजिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0.0591 अपान 2 और ये लॉग P2 अपान P1, एक ही बात है भाई, P2 शुड बी ग्रेटर देन P1, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए P1 शुड बी ग्रेटर देन P2, ठीक है। फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट, फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट P1 शुड बी इक्वल टू P2। अगर P1 P2 इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, इंटायर पोर्शन 0 हो जाएगा, ई सेल की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, वो सिस्टम चला जाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है भाई। तो अभी तक के डिस्कशन में हम लोगों ने 2 टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पढ़े हुए हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल और दूसरा इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब देखिए भाई इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, मेटल्स सेम होते हैं परंतु कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रोड में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सेम होता है बट जो मेटल्स होते हैं या गैसेज होती हैं वो सेम होती है बट उनका प्रेशर आपका डिफरेंट होता है। गैसेज होगा तो प्रेशर होगा भाई, प्रेशर यूज करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके बाद में कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल्स भी डिफरेंट होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी डिफरेंट होता है और इलेक्ट्रोड्स का प्रेशर भी डिफरेंट होता है। चलिए मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, एग्जांपल से ले लेते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट इज केसेस, हियर वी हैव द केसेस व्हेन द concentration of both electrode and electrolytic solutions are changed, ठीक है भाई। For example, let's say platinum is there and here we have it is solid state, okay, then here we have H2, it is in gaseous state, and then we have H plus and it is in aqueous state. This is anode reaction. Salt bridge, then here we have H plus, it is in aqueous state, then it is H2, it is in gaseous state, then platinum and a solid. Both side we are having gases, so we need to use platinum wire, ठीक है भाई। अब देखिए ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया, ये H प्लस आयन आपको मिलेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका प्रेशर कितना ले लिया मैंने, PM ATM। इस इलेक्ट्रोड का प्रेशर P2 ATM कर दिया भाई। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन C1 कर लिया, C1। इस इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेंट्रेशन C2 कर लिया, C2M कर लिया और ये C2 मोलारिटी हो गया, M मतलब मोलारिटी। इलेक्ट्रोड अगर आप देखें दोनों का प्रेशर डिफरेंट है, कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है किसका, एनोड में जो रिएक्शन हो रही है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है किसका, जिसमें से आपका कैथोड में रिएक्शन हो रही है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है और इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है। ऐसे भी सेल हो सकते हैं, ठीक है भाई, ऐसे भी सेल्स हो सकते हैं।
ठीक है, ये कंडीशनल सेल्स हैं। ठीक है भाई, अब देखिए ऐसे सेल्स में भी अगर आप देखें तो एक ही तरह का आपका इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, एक ही तरह का इलेक्ट्रोड होने की वजह से, एक ही तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, एक ही तरह का इलेक्ट्रोड होने की वजह से जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा 0 होगा। ठीक है, या हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली वैसे भी 0 होगा, क्योंकि अगर आप इसमें अगर SOP के बारे में बात करें चाहे SRP के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमेशा 0 ही होता है, चाहे SOP हो चाहे SRP हो, ये 0 रहे। कोई अदर गैस भी लेंगे तब भी 0 ही होगा अगर सेम इलेक्ट्रोड है। ठीक है भाई, अब देखिए अगर इसमें मुझे लगाना है, क्या लगाना है भाई, हमें लगाना है नस्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है भाई, तो नस्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और ये हो गया लॉग क्यू। ठीक है, क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं। एनोड में जो रिएक्शन होगी H2, ये गैस हो गया, ये क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो 2H प्लस करिए और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक्वस स्टेट में रहेगा, एक्वस कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद में फिर इसके बाद में जो कैथोड की रिएक्शन है एक्वस कर लिया, और ये प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रिडक्शन होगा और ये H2 ये गैस हो जाता है। ठीक है भाई, इनको आप कैंसिल नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू हमें मिल जाती है, ये मिल गया। कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में जो आपका P1 है और ये H प्लस आयन क्या है भाई, C1 है। ठीक है, H प्लस आयन सेकेंड इक्वेशन में क्या है भाई, आपका ये C2 है और ये आपका P2 है, ये आपका P2 हो गया। ठीक है, कैंसिल नहीं करेंगे। अब देखिए भाई Q के बारे में बात करें तो ये प्रोडक्ट साइड ये आ रहा है, प्रोडक्ट साइड आ रहे नहीं आ रहे हैं। ठीक है भाई, अब देखिए ये P2 है तो इसको आप P2 करिए प्रोडक्ट साइड। ठीक है, इसके बाद में 2H प्लस है और इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, ये जो कोफिशिएंट होता है तो रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखें। इसके बाद में रिएक्टेंट साइड है, ये हो गया रिएक्टेंट साइड। ठीक है, H2 P1 है, P1 हो गया। ठीक है भाई, और ये C2 है, C2 कोफिशिएंट 2 है तो रेज टू द पावर 2 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए Q का एक्सप्रेशन यहाँ पे रखते हैं, ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, 0 इसका है भाई, इसका नहीं है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन 2, ओके, लॉग ये हो गया आपका P2C1 स्क्वायर, और ये हो गया P1 और ये C2 क्या हो जाएगा भाई, C2 और ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया, ये 2 है आपका। तो ओवरऑल हमें क्या मिल रहा है यहाँ से अगर आप देखें तो आपको मिलेगा माइनस 0.0591 अपॉन 2 और ये लॉग ये हो गया P2C1 स्क्वायर अपॉन P1 C2 स्क्वायर। इफ आई टॉक अबाउट स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस कंडीशन के लिए, फॉर स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होना चाहिए भाई, दिस वैल्यू शुड बी लार्जर देन दिस वैल्यू। जब ये वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तभी आपका 0 पॉइंट समथिंग आएगा, लेस देन 1 वैल्यू होगी, और लॉग की लेस देन 1 वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, तो स्पॉन्टेनिटी में चला जाएगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए P1C2 स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन P2C1 स्क्वायर। ठीक है भाई, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, इसके लिए स्विच कर दीजिए, P2C1 स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन P1C2 स्क्वायर। ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट, P2C1 स्क्वायर इज इक्वल टू P1C2 स्क्वायर, ये कंडीशन हो जाता है। ठीक है भाई, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो नस्ट इक्वेशंस हैं बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन से, डिफरेंट टाइप ऑफ हाफ सेल्स पढ़े हुए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, उनमें से हम नस्ट इक्वेशन कैसे यूज करते हैं, चाहे हाफ सेल हो चाहे कंप्लीट सेल रिएक्शन हो, और हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, आपको इस इक्वेशन के सिग्निफिकेंस के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है भाई, चलिए अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द सेल।
नेक्स्ट इज थर्मोडायनामिक्स ऑफ द सेल, थर्मोडायनामिक्स ऑफ द सेल, ठीक है भाई, थर्मोडायनामिक्स ऑफ द सेल, जस्ट आइडेंटिफाइंग हीट ऑफ इंथैल्पी इन द सेल, ठीक है, हीट ऑफ इंथैल्पी, ठीक है भाई। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन वी नो वेरी वेल, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दैट इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। थर्मोडायनेमिक्स में ये इक्वेशन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है भाई। नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर taking differentiation with respect to temperature, ठीक है भाई, ये मैथमेटिकल पार्ट आ गया। तो डिफ्रेंसिएशन डी अपॉन डी टी रहेगा, तो ये हो जाएगा डी और ये डेल्टा जी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा डी टी कर दिया इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई टी नहीं है तो ये पूरा पोर्शन जो जीरो हो जाएगा, माइनस ये टी है तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा एस मिल जाएगा, ठीक है, डेल्टा एस। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर है तो आप चाहें तो इसको पी लिख सकते हैं, ये शो करेगा कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है भाई। अच्छा, डेल्टा एस आपको मिल जाता है माइनस डी अपॉन डी टी और ये डेल्टा जी मिल गया और ये कांस्टेंट प्रेशर मिल गया, ठीक है भाई। अच्छा, डेल्टा जी का वैल्यू हमें मालूम है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पार्ट हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये हो गया डी अपॉन डी टी हो गया और ये होता है माइनस एन एफ और ये ई सेल, ये पार्ट तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ई सेल ये हो गया, ठीक है भाई, ये कांस्टेंट प्रेशर हो गया। ये नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये एन एफ आप बाहर निकाल लीजिए, तो ये एन एफ हो गया और ब्रैकेट में ये डी ई सेल हो गया भाई और ये डी टी हो गया, ये कांस्टेंट प्रेशर हो गया, ऐसे कर सकते हैं। तो डेल्टा एस का वैल्यू हमें ये मिल जाता है, एक्सप्रेशन मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें जो डी ई सेल मिला अपॉन डी टी, इसे हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं भाई, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई कैलकुलेट टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब क्या है कि ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी हुई होती है, ठीक है भाई, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं फिर से नेक्स्ट इक्वेशन में। इस इक्वेशन में हमें डेल्टा एस का डेटा मिल जाता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अच्छा, डेल्टा जी क्या होता है, वो होता है माइनस एन एफ और ये ई सेल होता है, प्लग इन कर दिया मैंने, इज इक्वल टू ये डेल्टा एच माइनस टी और डेल्टा एस मिल गया आपका एन एफ ब्रैकेट, ये आपका डी ई सेल अनडिवाइडेड बाई डी टी हो जाता है और ये पी हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, मैं इस पूरे पोर्शन को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो डेल्टा एच का एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा डेल्टा एच इज इक्वल टू, ठीक है भाई, ये आपका माइनस एन एफ ई सेल और ये हो जाएगा प्लस और इसके बाद में क्या मिलेगा टी और ये हो जाएगा आपका क्या एन एफ, ठीक है, और डी ई सेल अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये मिल गया। कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरे पोर्शन को इधर ट्रांसफर कर दिया तो डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल और ये प्लस हो जाएगा टी एन एफ और ये डी ई सेल अपॉन डी टी अपॉन ये पी हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें कुछ कॉमन है क्या, कॉमन हम ये ले सकते हैं, ये कॉमन हो गया, इसका कॉमन ले लीजिए, ये पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो डेल्टा एच यहाँ से आप ले लीजिए माइनस एन एफ का कॉमन, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका ई सेल माइनस, ठीक है भाई, डी ई सेल अपॉन डी टी, ठीक है, ये पी रहेगा और यहाँ पर टी हो जाता है, ये पार्ट हो गया, ठीक है, माइनस एन एफ ये हो गया। ये हमें मिल जाता है बेसिकली एक बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन, ये आपका एक्सप्रेशन एक इक्वेशन आपको मिल गया, ठीक है, दिमाग में रखें, ये पार्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, ये जो आपका इस इक्वेशन में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ध्यान दीजिए, टेम्परेचर अगर कोफिशिएंट है, ये टेम्परेचर डी ई सेल अपॉन डी टी, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू आता है नेगेटिव, अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू आता है नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है।
ये पॉजिटिव हो गया, ये पूरा पोर्शन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ओवरऑल डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव। जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी तो एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, तो जो सेल रिएक्शन है वो एक्जोथर्मिक में चली जाएगी डेल्टा एच। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सेल के अंदर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। भाई क्या है भाई, एक्जोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज की जाती है ना, तो रिलीज होगी तो क्या हो जाएगा भाई, अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर सेल के अंदर की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। ठीक भाई, ये पार्ट हो गया। अच्छा, मैं दूसरा एस्पेक्ट में कंसीडर करता हूँ। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, डी ई सेल में कहिए तो लिख देता हूँ डी ई सेल अपॉन डी टी। ठीक है, अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो प्रोसेस क्या हो जाएगा एक्जोथर्मिक, और टेम्परेचर इनसाइड द सेल विल इंक्रीज। ठीक है, एक दूसरा पार्ट। ठीक है भाई, अगर डी सेल टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी पॉजिटिव, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि कंजप्शन ऑफ हीट, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू आपको मिलती है, क्या मिलती है पॉजिटिव, तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगा, और सेल इनसाइड द सेल टेम्परेचर क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें। हालांकि इसका ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसके पहले हम लोगों ने नेक्स्ट इक्वेशन से जो भी पार्ट डिस्कस किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये पार्ट में हम लोगों का वाइंड अप होता है। अब इसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आपका कंडक्टिविटी ऑफ द सेल है, ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।